अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर के फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है क्या, किस चीज़ के हिसाब से हम लोग रिलेटिविटी का नाम दे रहे हैं, किसने आइडिया दिया था, मतलब इसके इफेक्ट्स क्या हैं, तो ये सारा कुछ डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले ना स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में वो आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। कहते हैं 20वीं सेंचुरी के स्टार्ट में ना बहुत सारे नए एक्सपेरिमेंट्स और थियोरेटिकल कैलकुलेशंस की गई। ये जो क्लासिकल फिजिक्स है, जो सिर्फ और सिर्फ न्यूटन लॉज के ऊपर बेस्ड है, वो हमारे पास ना उन फिनोमिनास को जो बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स से रिलेटेड थे या जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई थी, उनको डील नहीं कर सकते थे। अच्छा, इससे पहले ना बच्चे हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स थी। क्लासिकल फिजिक्स किसको कहते हैं? ऐसे फिजिक्स को कहते हैं जो हमारे पास बड़ी चीज़ों से रिलेटेड फिजिक्स होती है, जिसको यूजुअली बेसिकली ना न्यूटन लॉज डील करते हैं। न्यूटन के हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ पढ़ते हैं ना, तो जो डेली लाइफ हमारे पास कैल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या फिजिक्स होती है, उसको हम लोग नाम देते हैं क्लासिकल फिजिक्स। लेकिन अगर बहुत छोटे लेवल पे चले जाएंगे, जहाँ पे पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, जैसे एटॉमिक लेवल पे हो गए इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स वगैरह, जिनकी स्पीड वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो उनको ये क्लासिकल फिजिक्स जो है वो डील नहीं कर सकते। मतलब हमारे पास ना ये क्लासिकल लेवल के ऊपर हम लोग न्यूटन के लॉज पढ़ते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, बॉडी रेस्ट पे है, तो वो रेस्ट पे रहती है। अगर वो मूव करती रह रही है तो अनलेस बाहर से कोई फोर्स नहीं लगती, तो वो मूव करती रहती है। सेकंड लॉ हम पढ़ते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है, तो वो डिपेंड करता है इसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है, और जितना ज़्यादा ये हैवी वेट होगा उसको मूव करवाना मुश्किल होगा। इसी तरह से अगर कोई आप किसी के ऊपर एक्शन करते हो, किसी को फॉर एग्जाम्पल कोई फोर्स लगाते हो, तो वो भी आपके ऊपर रिएक्शन करता है। तो ये डेली लाइफ पे, ये जो बड़े लेवल पे मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हमारे पास फिजिक्स है सारी की सारी, इसको कौन डील करता है? इसको न्यूटन लॉज डील करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जब हम बहुत छोटे लेवल पे जाते हैं, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, प्रोटॉन्स, तो वहाँ पे ये जो क्लासिकल फिजिक्स है ये डील नहीं कर सकती। तो कहते हैं फिर यहाँ पे अगर हमने बहुत छोटे लेवल पे, जहाँ पे ये क्लासिकल फिजिक्स या न्यूटन लॉज जो है एप्लीकेबल ही नहीं है, फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ी? हमें ज़रूरत पड़ी कि हम कोई ऐसा नया क्लासिकल फिजिक्स के अलावा कोई ऐसे हम लोग फर्दर एडवांसमेंट की ज़रूरत आई कि हमें एक नया कम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क, मतलब नई एक ब्रांच इंट्रोड्यूस करवानी है, जिसमें हम लोग इन पार्टिकल्स को डील कर सके जिनकी बहुत ज़्यादा कह लें हाई स्पीड होती है या स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसको बोलते हैं? रिलेटिव होता है जिसकी स्पीड जो होती है ना बहुत ज़्यादा होती है, अप्रॉक्सीमेटली जो स्पीड ऑफ लाइट है ना उसके पास पास होती है। रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन करना, कि स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटिव या उसके कंपैरिजन में या उसके पास पास होना, ठीक है। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उन पार्टिकल्स को बोलेंगे या उन पार्टिकल्स को डील करती है ये ब्रांच स्पेसिफिकली, जो बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी होते हैं। इतने हाई वेलोसिटी होते हैं कि उनकी जो स्पीड होती है वो अप्रॉक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट के पास पास होती है। हम कहते हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक फिजिक्स की ब्रांच है, एक स्पेसिफिक हम लोगों ने अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक फील्ड का नाम इंट्रोड्यूस करवा दिया, दैट इज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। इंट्रोड्यूस किस साल में इंट्रोड्यूस करवाया था? 1905 में। एड्रेस दैट दीज इश्यूज बाय, इस इशू को रिजॉल्व किया था कि अगर बहुत छोटे लेवल पे हम चले जाएं तो हमारे पास वहाँ पे एक स्पेशल फील्ड उसने इंट्रोड्यूस करवाई, दैट इज द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अच्छा, इसमें उसने दो चीज़ों को कॉमन रखा था। उसने कहा था इसमें जो फिजिक्स का ये जो नई स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक नया फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उसमें कहा था जो फिजिक्स के सारे लॉज है ना, न्यूटन लॉज, वो वैलिड रहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अच्छा, आगे हम लोग पढ़ेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ठीक है। और दूसरा उसने कहा था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमारे पास कांस्टेंट फिगर है। अभी तक जो मैक्सिमम किसी भी चीज़ की स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट है, उसने ये मैक्सिमम अल्टीमेट लिमिट बता दी थी। और दूसरा ये कांस्टेंट रहती है, लाइट की स्पीड कांस्टेंट रहती है, चाहे ऑब्जर्वर रेस्ट पे है चाहे ऑब्जर्वर मोशन में है। तो ये टू पार्ट्स है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, जो आगे हम डिटेल में भी करेंगे। अभी सिर्फ ना उनको टच कर रहा है, ठीक है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी, किस साल में करवाई थी, और ये किन पार्टिकल्स के लिए जो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पार्टिकल्स होते हैं, और दूसरा ये इसमें मतलब कौन सी दो चीज़ों दो लास्ट के ऊपर बेस्ड है। पहले ये कि फिजिक्स से सारे के सारे लास्ट जो हैं वो सेम रहेंगे, ये पास्ट रिलेट्स हैं बेसिकली, और दूसरा जो लाइट की स्पीड है वो कांस्टेंट रखी जाएगी। ये एक छोटा सा ना कंपैरिजन है कि क्लासिकल मैकेनिक्स जिसको बोलते हैं, जो हमारी डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फिनोमिनाज होते हैं, उनको डील करते हैं जिनकी स्पीड जो बहुत कम होती है। जैसे एक बच्चा है जो साइकिल चला रहा है, इसकी स्पीड बहुत कम है, तो अगर किसी की स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होगी तो उसको क्लासिकल का मतलब होता है जो डेली लाइफ है। लेकिन अगर आप स्पीड बढ़ाते जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ाते जाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली पार्टिकल्स की स्पीड जो है वो 3 पॉइंट मल्टीप्लाई 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट के पास पास होती जाएगी, तो फिर वहाँ पे एक नई फील्ड इंट्रोड्यूस करवाई थी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, दैट इज द रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। रिलेटिविस्टिक का मतलब है जिसकी जो लाइट है वो स्पीड
जो है पार्टिकल्स की वो रिलेटिव टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाती है, मतलब उसके पास पास हो जाती है, वहाँ पे इसको डील करते हैं। ये आगे दो हमारे पास फर्दर हैं क्वांटम मैकेनिक्स को क्वांटम फील्ड थ्योरी। ये ना पार्टिकल के साइज के हिसाब से, ठीक है। ये है यूजुअली हमारे पास कह लें क्लासिकल मैकेनिक्स और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, ये स्पीड के कंपैरिजन में। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका साइज बड़ा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो वहाँ पे यूजुअली हम लोग कह लें क्लासिकल मैकेनिक्स और या रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, यहाँ पे इनकी स्पीड का कंपैरिजन होता है, ठीक है। लेकिन अगर साइज जितना छोटा होता जाएगा तो वहाँ पे नई फील्ड्स इंट्रोड्यूस हो जाती हैं, दैट इज़ ए क्वांटम मैकेनिक्स। लेकिन ये आगे फर्दर हमारे पास कह लें कि क्लासेस में आप जाएंगे तो ये डिटेल में आप जाते जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आप ये याद रखिएगा, क्लासिकल मैकेनिक्स होते हैं जिनकी स्पीड बहुत कम होती है, या डेली लाइफ हमारे पास फिनोमेनास होते हैं जो हम अपने इर्द गिर्द लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ जाना शुरू हो जाए तो वहाँ पर नई फिजिक्स इंट्रोड्यूस हो जाती है, दैट इज़ द रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। और कितनी स्पीड के लिए? अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट के पास पास होनी चाहिए, ठीक है। कंपेरेबल का मतलब है उसके पास पास होनी चाहिए, ठीक है। और ये यूजुअली हमारे पास स्मॉल पार्टिकल्स के लिए होती है। अब कहते हैं ये थ्योरी का फ़ायदा क्या था? ये ना सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारे पास स्मॉल पार्टिकल्स जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है, ना सिर्फ उनके बारे में हमें फिजिक्स प्रोवाइड करती है, बल्कि ये जो हमारे पास सालों से हमारे पास एक कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था क्लासिकल मैकेनिक्स में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में, उसको भी उसने हेल्प की थी कि अंडरस्टैंड करने में, उसको कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में हेल्प की थी। अच्छा, हमें ये तो पता चल गया बच्चे कि हमारे पास जो है क्लासिकल मैकेनिक्स जो हमारे पास बड़े लेवल पे मैकेनिक्स होती है, न्यूटन लॉस वगैरह होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये होती है कि जो हमारे पास लाइट है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मिक्सचर है, तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। कि जो हमारे पास लाइट है वो इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कम्बिनेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करवाती है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को, एंड सो ऑन, ठीक है। इनमें एक कन्फ्लिक्ट रहा। अब कन्फ्लिक्ट क्या थी दोनों थ्योरीज में? ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बेसिकली लाइट को या वेव्स को डील कर रही होती है। अब इनमें कन्फ्लिक्ट क्या था कि हमारे पास न्यूटन जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो ये कहती थी कि जो स्पीड ऑफ लाइट है ना वो डिपेंड करती है ऑब्जर्वर के ऊपर। अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। 3 × 10⁸ से ज़्यादा कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी वो ये कहती थी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट है। इस कन्फ्लिक्ट मतलब दोनों की बातें डिफरेंट थी, ठीक है। एक वेव थ्योरी है बेसिकली कि जो लाइट है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का कम्बिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। और दूसरी हमारे पास ये यूजुअली बेस स्पेसिफिकली हम कह रहे हैं लाइट को डील कर रही होती है, ठीक है। और क्लासिकल मैकेनिक्स हमें ये कहती थी कि जो लाइट की स्पीड है वो हमारे पास फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर के ऊपर। लेकिन इसको रिजॉल्व किसने? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने इसको रिजॉल्व किया था। उसने अपनी स्टेटमेंट ही दे दी, उसने अपना पास्टुलेट ही प्रोवाइड कर दिया। उसने कहा कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, चाहे आप रेस्ट पे हैं चाहे आपके पास ऑब्जर्वर मूव कर रहे हैं। जब उसने पास्टुलेट ही दे दिया कि ये फिक्स रहेगी, ये चेंज नहीं होगा, आप मूव कर रहे हो रेस्ट पे है, ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो इसका मतलब है फिर वो कन्फ्लिक्ट खत्म हो गया। वो जो एक कह रहा था कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो चेंज होती है, दूसरा कह रहा था नहीं फिक्स होती है, तो वो कन्फ्लिक्ट ही खत्म हो जाता है क्योंकि उसने एक पॉस्टुलेट दिया था। ये पॉस्टुलेट फर्दर हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। कहते हैं इस चैप्टर में हम फर्दर पढ़ेंगे कि आइंस्टाइन थ्योरी है, किस तरह से उसने हमारी यूनिवर्स को समझने में हेल्प की और हमारी बहुत सारी फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प की। तो ये याद नहीं करना है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की ज़रूरत क्यों पड़ी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की अल्बर्ट आइंस्टाइन के। उसमें सिर्फ ये था कि जो स्मॉलर पार्टिकल्स थे जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई थी उनको न्यूटन लॉस डील नहीं कर सकते थे। वहाँ पर फिर हमें कंप्रिहेंसिव एक नई फिजिक्स की नई एडवांसमेंट की ज़रूरत पड़ी, जिसको इंट्रोड्यूस करवाया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से 1905 में। अच्छा, ये वाला याद कर लीजिएगा एमसीक्यूज में कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। किस साल में करवाया था? 1905 में, ठीक है। उसके अलावा ये जो पास्टुलेट्स हैं कि फिजिक्स के सारे लार्ज जो वो वैलिड रहते हैं या सेम रहते हैं और लाइट की स्पीड चेंज नहीं होती, ये आगे फर्दर हम डिटेल में भी करेंगे। आपने सिर्फ और सिर्फ इस पैसेज में एक ये वाला कर लीजिएगा और दूसरा ये वाला पॉइंट कर लीजिएगा कि हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की ज़रूरत क्यों पड़ी। कि हमारे पास स्टार्ट में 20वीं सेंचुरी के स्टार्ट में बहुत सारे ऐसे फिनोमेना से छोटे पार्टिकल्स रिलेटेड जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई थी और मास बहुत कम था, उनको डील ही नहीं कर पा रही थी न्यूटन के लॉज या न्यूटन के फिजिक्स, ठीक है, जो न्यूटन ने लॉज दिए थे। तो वो बेसिकली क्लासिकल लेवल पे थे, तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ी एक नया कह ले एडवांसमेंट की, ठीक है। तो आपने सिर्फ ये याद करना है और ये वाला एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से याद करना है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है, क्या फिनोमेना है, इसको थोड़ा देखते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू देखने की ट्राई करते हैं। रिलेटिव मोशन का मतलब होता है बच्चे, रिलेटिव का मतलब है आप किसी चीज़ के रेफरेंस से देखना, ठीक है।
कहते हैं मिसाल के तौर पर आपको मिसाल दे रहा है, कहते हैं सपोज करें कि आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, ये बच्चे मैंने एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा लड़का आपको बना दिया, ये लड़की भी कह सकते हैं, ठीक है। अब चलिए गुजारा कर ले, यहाँ पे आपके हाथ में बॉल है, आप अपने क्या करते हैं उसको अपनी राइट साइड पे फेंकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और पर्सन या एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली लेकिन आपने उसको बॉल को क्या किया, अपने राइट साइड पे फेंका है, ठीक है, आपने उसको अपने राइट साइड पे फेंका है, लेकिन उस बच्चे के तो वो लेफ्ट साइड पे है ना, ठीक है। तो वो यहाँ पे कहता है कि कंसीडर करें आपने एक बॉल है जिसको थ्रो किया अपनी राइट साइड पे, ठीक है, अपनी राइट साइड पे किया, लेकिन यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है जो आपके इस पास खड़ा है, उसके लिए वो उसकी साइड कौन सी है, उसकी साइड तो उसकी लेफ्ट साइड है। तो यहाँ पे ये डिपेंड करे आप किसके पर्सपेक्टिव से बात करें, आप अपने पर्सपेक्टिव से बात करें या यहाँ पे जो आप एक बच्चा खड़ा है उसके पर्सपेक्टिव से बात करें, क्योंकि बॉल आपके रेफरेंस से अगर बात करें तो वो राइट साइड पे थी, लेकिन अगर इस बच्चे के हिसाब से देखें तो वो तो लेफ्ट साइड पे थी। तो यहाँ पे स्टेट कहते हैं, इसी तरह से जो स्टेट ऑफ रेस्ट है या स्टेट ऑफ मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, कि या तो वो रेस्ट पे है या वो मूव कर रहा है, वो डिपेंड करता है कि आप किस पर्सन के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं होता एग्जैक्टली, और ना ही कोई ऑब्जेक्ट हमेशा मोशन में होता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑब्जर्वर ले रहे हैं और किस ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से बात हो रही है। वो रेस्ट में भी हो सकता है, वो मोशन में भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करे कि आप किस ऑब्जर्वर किस पर्सन के हिसाब से वो बात करें। अब यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं मूविंग ट्रेन की, कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक ट्रेन है जिसमें मुझे आपके पास दो लोग हैं ना, वो आपस में बैठे बातें कर रहे हैं। अब ये दोनों बैठ के बातें कर रहे हैं तो एक दूसरे के हिसाब से ये क्या है, रेस्ट के ऊपर है। लेकिन अगर यही ट्रेन चाहे रेस्ट पे है चाहे वो मूव कर रही है, लेकिन ये दोनों पर्सन या बैठे हैं तो वो एक दूसरे के हिसाब से रेस्ट पे है, ना वो हरकत कर रहा है ना ये हरकत कर रहा है, लेकिन ये ट्रेन चल रही है। तो अगर कोई बच्चा यहाँ पे, कोई पर्सन यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे खड़ा होगा, उसको तो ये ट्रेन चलती हुई नजर आएगी, तो उसको तो ये लोग अपनी पोजीशन चेंज करते हुए नजर आएंगे, उसके हिसाब से ये क्या है, मोशन में है। तो ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी है कि अगर कोई ट्रेन चल रही है और उसमें पर्सन बैठे हुए हैं, तो ये ट्रेन चल रही है, जो प्लेटफॉर्म पे पर्सन खड़ा होगा उसके हिसाब से तो ये मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर ये ट्रेन में दो पर्सन बैठे हुए हैं तो ये तो एक दूसरे के हिसाब से मूव नहीं कर रहा, तो ये पर्सन जो इसके हिसाब से रेस्ट पे है, ये दोनों एक दूसरे के हिसाब से रेस्ट पे है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस ऑब्जर्वर के हिसाब से बात करें। अगर इस एक दूसरे के ऑब्जर्वर यहाँ पे इन दोनों के हिसाब से देखा जाए तो एक दूसरे के रेस्ट के ऊपर है, लेकिन अगर कोई यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे खड़ा होगा उसके हिसाब से तो ये मूव कर रहे होंगे क्योंकि ट्रेन चल रही है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को एग्जाम बता रहा है कि आपकी जो स्टेट ऑफ रेस्ट है या मोशन है वो डिपेंड करेगा कि आप ऑब्जर्वर कौन सा ले रहे हैं। यहाँ पे इसको कह रहा है कि सपोज करें कि आप ट्रेन में के अंदर बैठे हैं, दो पैसेंजर है, वो स्टेशनरी है, मतलब बैठे हैं, ठीक है, तो वो रेस्ट के ऊपर है, वो एक दूसरे के हिसाब से स्टेशनरी पे है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा पर्सन जो ग्राउंड के ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा है, उसके हिसाब से तो ट्रेन चल रही है, तो वो आपको रेस्ट के ऊपर नहीं करेगा, वो आपको क्या कहेगा, वो कहेगा कि आप मोशन में हैं। तो इसका मतलब है सारी की सारी स्टेट, चाहे वो मोशन की है चाहे वो रेस्ट की है, वो डिपेंड करता है कि आप किस पर्सन के, किस ऑब्जर्वर के रेफरेंस से बात करें। तो वो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर, पर्सन के ऊपर, ठीक है। कहते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को ना हम मज़ीद समझने की ट्राई करते हैं कि सपोज करें एक ट्रेन के डिब्बे में ना एक पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब उसने एक बॉल पकड़ी है, उस बॉल को ऊपर फेंकेगा और नीचे भेजेगा। जब वो उस बॉल को ऊपर नीचे फेंकता है तो वो उसको देखता है कि उसकी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डिस्टेंस कितना आता है, ठीक है। कुछ टाइम बाद कहते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई पर्सन है ना, जब वो बॉल को ऊपर फेंकेगा ना तो वो स्ट्रेट ऊपर जाएगी ट्रेन के अंदर जो पर्सन है, और स्ट्रेट ही नीचे आएगी, ठीक है। चाहे वो ट्रेन रेस्ट पे है चाहे वो मूव कर रही है, उस पर्सन को ये लगेगा कि वो सीधा भी ऊपर जा रहा है और सीधा ही नीचे जा रहा है, किसी किस्म का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं है, वो वर्टिकली सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल कर रहा है। तो कहते हैं सपोज करें कि हमारे पास ट्रेन स्टेशनरी थी, वो रेस्ट पे थी, तो उस केस में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, मतलब वो कोई बच्चा है, कोई पर्सन है, वो बॉल को ऊपर फेंकेगा, जब वो नीचे आएगी तो वो एक सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस ही ट्रैवल करेगा, हॉरिजॉन्टल नहीं, आगे पीछे नहीं होगा, वो सिर्फ ऊपर जाएगा, डायरेक्टली नीचे आ जाएगा। तो हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसका क्या होगा, जीरो होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, उसका वर्टिकल डिस्टेंस होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये कौन सी सिचुएशन है, जब एक ट्रेन जो है वो रेस्ट पे है, ठीक है, एक बच्चा है उसने बॉल को ऊपर फेंका, वो सीधी नीचे आएगी। और कहते हैं यहाँ पे अगर प्लेटफॉर्म पे बाहर कोई बच्चा यहाँ पे खड़ा इस चीज़ को देख रहा है, ये काम तो ट्रेन के अंदर बच्चा खड़ा काम कर रहा है ना मुझे, तो यहाँ पे मतलब उसने बॉल को ऊपर फेंका, वो सीधी नीचे गई, सीधी आई, तो यहाँ पे पर्सन है वो खड़ा इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, उसके हिसाब से भी क्या होगा, बॉल सीधी ऊपर गई होगी और फिर सीधी ही नीचे आई होगी, मतलब दोनों की कह लें सेम वो दोनों ऑब्जर्व करेंगे। तो कहते हैं यही चीज़ ऑब्जर्व करता है, चाहे वो बच्चा ट्रेन के अंदर है चाहे वो ट्रेन से बाहर है, वो देखेंगे कि हमारे पास बॉल को उन्होंने जब ऊपर फेंका तो वो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे नीचे वापस आ जाती है। लेकिन इसके कंपैरिजन में कहते हैं सपोज करें कि हमारे पास एक ट्रेन है जिसमें अब वो ट्रेन जो है उसके अंदर एक पर्सन है, लेकिन अब ये ट्रेन जो है वो मूव कर रही है वेलोसिटी v के साथ।
अब यहाँ पे इस ट्रेन के अंदर जो पर्सन होगा उसकी ऑब्जर्वेशन डिफरेंट होगी, लेकिन अगर कोई ज़मीन के ऊपर खड़ा होगा उसकी ऑब्जर्वेशन डिफरेंट होगी। कैसे, वो देखते हैं। पहले तो हम लोग इस बच्चे के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि ये जो हमारे पास बच्चा है जो इसकी ट्रेन के अंदर है, जो बॉल को ऊपर फेंकेगा फिर वो नीचे आएगी, तो इसके हिसाब से किस तरह से मूवमेंट होगी। कहते हैं उसमें क्या है कि अगर ट्रेन मूव कर रही है तो बच्चे जो इसके अंदर बच्चा है वो भी तो उसके साथ साथ मूव कर रहा है ना। वो जब बॉल को ऊपर फेंकेगा ना तो वो उसको ऐसा लगेगा कि जैसे उसने बॉल ऊपर फेंकी तो वो बॉल उसी तरह से नीचे वापस आ गई। जब उसने ऊपर फेंकी थी तो वो नीचे भी आ रही थी, ठीक है, उसी पॉइंट पे जहाँ पे उसने ऊपर फेंकी उसी पॉइंट पे उसने उसको नीचे ले लिया। लेकिन अगर कोई यहाँ पे बच्चा प्लेटफॉर्म पे खड़ा होगा बच्चे, अब उसके हिसाब से क्या है, उसके हिसाब से तो ये है, उसके हिसाब से तो ट्रेन मूव कर रही है ना ये, अब क्योंकि वो तो रेस्ट पे है, उसके तो ट्रेन चलती हुई नजर आ रही है। वो क्या देखेगा, उसको क्या नजर आ रहा होगा, वो देख रहा होगा कि कोई बच्चा ऊपर से बॉल को नीचे फेंकता है तो उसको देखेगा कि हमारे पास जो बॉल है वो सीधी नीचे नहीं आएगी, बल्कि वो इस तरह का एक पाथ ट्रेवल करती हुई आएगी जिसमें वो नीचे भी आ रही होगी बॉल और साथ साथ में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रही होगी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ट्रेन अगर वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है तो तब उस केस में अगर कोई बच्चा जो है बॉल को ऊपर और नीचे फेंकता है तो वो जिस पॉइंट पे जाएगी उसी पॉइंट पे नीचे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ट्रेन भी मूव कर रही है और जो इसके अंदर ऑब्जर्वर या पर्सन बैठा हुआ था वो भी उसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो ट्रेन और पर्सन एक दूसरे के हिसाब से तो रेस्ट पे हुए क्योंकि दोनों एक ही स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, इसको तो फील ही नहीं होगा। तो उस केस में जब वो बॉल के ऊपर फेंक कर नीचे आता है तो उसको लगता है जिस पॉइंट पे उसने फेंकी थी उसी पॉइंट पे वो नीचे आके ड्रॉप हुई है, तो उसको तो कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा यहाँ पे ज़मीन पे खड़ा होगा उसको लग रहा होगा कि वो जो बॉल है उसने जब उसको ऊपर फेंका और जब ऊपर से नीचे आई तो उसने इस तरह का पाथ ट्रैवल किया, प्रोजेक्टाइल पाथ, इसको प्रोजेक्टाइल पाथ ट्रैवल बोलते हैं, ठीक है, जो आगे भी जा रही होती है और साथ साथ नीचे भी आ रही होती है, मतलब उसका पाथ चेंज हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है आप किसी ऑब्जर्वर के हिसाब से बात करें कि अगर ट्रेन मूव कर रही थी उसके अंदर जो बच्चा खड़ा बैठा था या खड़ा था उसने जब बॉल को फेंका तो उसको ऐसा लगेगा कि वो सीधी ऊपर गई और सीधी नीचे आई। लेकिन अगर यहाँ पे कोई पर्सन प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और उसके हिसाब से ट्रेन मूव कर रही है तो इसके लिए उसको लगेगा जो उसने बॉल फेंकी थी वो सीधी नीचे नहीं आती, बल्कि वो क्या आती है, वो हमारे पास इस तरह का प्रोजेक्टाइल पाथ ट्रेवल करती हुई आती है। लाइक हमारे पास ना ये एक उसका एक एग्जाम्पल है कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्टेशनरी हमारे पास ट्रेन थी सपोज करें, ठीक है, और यहाँ पे पर्सन भी स्टेशनरी था जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा था। यहाँ पे इसको ज्यूम करवा रही हूँ लेकिन ये वैसे है तो एक्सपेरिमेंट लाइट के लिए, लेकिन यहाँ पे हम इसको बॉल के लिए कंसीडर करेंगे, ठीक है, कि उसने जब ऊपर फेंकता है तो वो सीधी ही नीचे आती है, इसको भी यही चीज़ नजर आ रही होती है कि सीधी गई और ऊपर नीचे से नीचे आई जब ये दोनों रेस्ट पे। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल ये जो ट्रेन या ये मूव करना शुरू हो जाती है तो इसको क्या नजर आएगा कि जब उसने बॉल ऊपर फेंकी थी तो वो स्ट्रेट ऊपर नहीं गई, बल्कि वो इस तरह से पाथ प्रोजेक्टाइल पाथ ट्रैवल करती है और जब वो वापस आती है तो तब भी इस तरह से प्रोजेक्टाइल पाथ ट्रैवल करती है। ये डिपेंड करता है मूवमेंट के ऊपर और इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट के ऊपर, ठीक है। इसी तरह से ये देखिए ये उस प्रोजेक्टाइल पाथ को शो भी करवा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये मूव करता है, इसने बॉल ऊपर फेंकी, अब ये साथ साथ मूव कर रहा है तो ये देखेंगे जहाँ पे इसने फेंकी थी ना वहां से उसको वापस भी मिली है, ठीक है, मतलब यहाँ से इसने थ्रो करवाई थी और इसी के ऊपर जाके वो बैक एंड पे वापस आ जाएगी। तो इसको तो ये लगेगा गाड़ी के वाले को कि वो सीधी ऊपर गई और सीधी नीचे आई। लेकिन अगर जैसे हमें ये नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है कि वो इस तरह का एक प्रोजेक्टाइल पाथ ट्रेवल कर रहा है, वो ऊपर जाने के साथ साथ आगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप किस पर्सन के पर्सपेक्टिव से बात करें, चाहे वो गाड़ी के, अगर गाड़ी के अंदर जो बैठा हुआ पर्सन वो उसी स्पीड से जा रहा है तो उसके हिसाब से तो ये है ना कि जितनी आपने उसको सीधा ऊपर फेंका और वो सीधा ही उसके ऊपर आके गिरी, उसने ऊपर फेंका और उसके ऊपर ही आके गिरी। लेकिन जब हमें नजर आ रहा है हमें तो ऐसा लग रहा है कि वो इस तरह का एक प्रोजेक्टाइल पाथ ट्रेवल कर रहा है। तो आसान अल्फाज में इस सारे में वो बताना क्या चाह रहा है, इस सारे में वो बताना चाह रहा है कि कोई सा भी फिनोमेना, कोई भी जो स्टेट है, चाहे वो रेस्ट पे है चाहे वो हमारे पास मोशन में है, ये डिपेंड करता है आप किस ऑब्जर्वर के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको डिफरेंट एग्जांपल्स के जरिए जो है ना वो एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक था। एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए क्योंकि फर्दर क्लासेस में इसको देखेंगे भी, ठीक है, फर्दर टॉपिक्स में भी इसको देखेंगे। तो यहाँ पे ये एमसीक्यू के लिए भी याद रखिएगा कि जो स्टेट ऑफ रेस्ट है या मोशन है ये एब्सोल्यूट नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट 100% रेस्ट पे या मोशन में नहीं होता, ये डिपेंड करता है आप किस ऑब्जर्वर के परस्पेक्टिव से बात करें। जैसे वो एग्जाम्पल दे रहा है ट्रेन में बैठे पर्सन की, अगर वो साथ वाले पर्सन के हिसाब से तो वो रेस्ट पे है, लेकिन अगर वो प्लेटफॉर्म पे खड़े किसी पर्सन के हिसाब से तो वो मूवमेंट में है। इसी तरह से किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में बता रहा है कि अगर कोई पर्सन जो है
वो रेस्ट पे खड़ा है और ट्रेन भी रेस्ट पे है, तो उसको लगेगा कि बॉल जो है वो स्ट्रेट ऊपर जा रही है, स्ट्रेट नीचे आ रही है। लेकिन अगर वो ट्रेन मूव कर रही है तो प्लेटफॉर्म पे खड़े पर्सन को ऐसा लगेगा कि वो इस तरह का प्रोजेक्टाइल पाथ चेंज कर रही है, तो मोशन भी उसको डिफरेंट नजर आएगी, ठीक है, डिफरेंट ऑब्जर्वर के हिसाब से। तो ये उसको ओवरऑल बता रहे हैं, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है ओवरऑल, लेकिन एक्सरसाइज में ये मौजूद नहीं है, तो आप इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन आज सच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें मोस्ट कॉमनली ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है या एमसीक्यू आ जाता है कि स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ जो मोशन है वो एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि वो डिपेंड करते हैं ऑन द ऑब्जर्वर। इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें ये फर्स्ट वाली एग्जाम्पल जो है ना ये काफ़ी हो जाती है, अनलेस कि वो सेकंड वाली मोशन की परस्पेक्टिव से आपसे नहीं पूछता, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था, इससे मजीद कुछ पूछना हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।